हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। देखिए दोस्तों, आज हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जीडीपी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर वो कैसे निकालते हैं। देखिए, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी में पूरा नाम है सकल डोमेस्टिक का अर्थ होता है घरेलू उत्पाद। देखिए, जीडीपी निकालने से पहले इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। अंतिम वस्तु, तो अंतिम वस्तु क्या होती है? अंतिम वस्तु वो होती है जिसको हम बाजार से खरीदते हैं। जैसे आपने इस मार्कर को खरीदा है तो ये मार्कर अंतिम वस्तु हो गई। ये इसकी जो छाई है उससे भी मिलकर बनी है, ये प्लास्टिक से भी बनी है, लेकिन ना तो हम प्लास्टिक को खरीदते हैं और ना इसके अंदर जो छाई आती है उसको खरीदते हैं। हम तो फाइनल प्रोडक्ट यानी कि मार्कर को खरीदते हैं। इसी प्रकार को टेलीविजन है, तो टेलीविजन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे उसमें कांच भी होता है, वायर भी होते हैं, और भी कई सारी चीजें होती है जिनसे मिलकर वो बना होता है। लेकिन हम उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को तो नहीं खरीदते भाई, छोटी छोटी चीजों को। हम तो जो फाइनल प्रोडक्ट है टीवी, उसको बाजार में जाएंगे और खरीद लेंगे। तो वो क्या हो गई? अंतिम वस्तु। जिस वस्तु का ग्राहक यानी कि हम पैसा देकर बाजार से खरीदते हैं वो हो गई अंतिम वस्तु। अब दूसरी चीज है एक वर्ष। कितने समय में, यानी कि एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तुएं देश के अंदर उत्पादित होगी और जितनी भी सेवाओं में क्या होता है, जैसे परिवहन की सेवा हो गई, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और भी जितनी भी जिसके पैसा देकर हमें कुछ ना मिले लेकिन हमें लगता है कि हमें मिल गया। जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो वहां पैसा देते हैं तो हमें पैसे के बदले कोई वस्तु तो नहीं मिलती है, लेकिन हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया है, तो इन्हें सेवाएं बोलते हैं। इसी प्रकार और भी जैसे एरोप्लेन हो गया, इनकी जो सेवाएं हैं वो भी, ये भी सेवाएं के अंदर ही आता है। और वस्तुएं तो आप जानते हो, जो भी वस्तुएं फैक्ट्री में उत्पादित हो रही है उनको हम बाजार से खरीदते हैं, उन्हीं के मूल्यों का हमें योग करना है। अब देश में तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अब समझते हैं बाजार मूल्य। बाजार मूल्य तो आप जिस मूल्य पर हम वस्तु को बाजार से खरीदते हैं वही बाजार मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों को समझ लिया। एक बात समझ लीजिए कि जो वर्ष होता है, देखो जो हमारा साधारण वर्ष होता है, सामान्य वर्ष, वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में समाप्त हो जाता है। लेकिन जो जीडीपी का वर्ष है वो होता तो एक वर्ष का ये 365 या 366 दिन का है, लेकिन उसका जो समय है वो 1 अप्रैल से तो स्टार्ट होगा ही, कहां से? 1 अप्रैल से, और खत्म 31 मार्च। भाई 1 अप्रैल से अगर स्टार्ट हुआ तो इसके पीछे खत्म होगा ना, तभी तो जितने जनवरी से स्टार्ट होने वाले और दिसंबर पर खत्म होने वाले वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही दिन इस वर्ष में हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? देखिए, ये हमारी जो देश की ये घरेलू सीमा हो गई, यानी कि बाउंड्री हो गई, डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा, इस सीमा के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई है, जितनी भी सेवाएं दे रही है, जितने हॉस्पिटल, कॉलेज, परिवहन की सेवाएं, उन सेवाओं को बाजार मूल्य पर में योग करना है। जैसे कोई एक फैक्ट्री है जो 50 रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन कर रही है एक साल में। कितने समय में? 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय में। यह भारत की फैक्ट्री है, कोई भारत के व्यक्ति ने लगाई है, और एक कोई विदेश का व्यक्ति है जो यहां पर आकर एक फैक्ट्री लगाता है जो 100 रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो जीडीपी क्या हो जाएगी? 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए। अब देश में तो कई सारी फैक्ट्री है, मैंने एक उदाहरण में माना है कि केवल 2 फैक्ट्रियां हैं देश में। तो अगर इन दोनों को ही माने देश में, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 150। हमें जीडीपी में एक बात याद रखनी है, हमें उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को जोड़ना है जिनका उत्पादन कहां हो रहा है? देश की इस घरेलू सीमा के अंदर। अगर बाहर उत्पादन हो रहा है तो उसको जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। जैसे अगर कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाकर पैसे कमा रहा है तो वो सेवा कहां दे रहा है? बाहर दे रहा ना, विदेश में।
अगर पैसा भी कमाएगा तो बाहर ही कमाएगा, तो वो जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सेवा या वस्तुओं का उत्पादन कहाँ हो रहा है, विदेश में ही। और जीडीपी की जो शर्त है कि देश में उत्पादन होना चाहिए। इसी प्रकार को विदेश का व्यक्ति, अगर विदेश का व्यक्ति देश के अंदर आकर यहां पर कोई फैक्ट्री खोलता है, तो उसका जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है ना, वो उत्पादन जीडीपी में आएगा, क्योंकि वो है तो विदेश का व्यक्ति, लेकिन वो उत्पादन कहां कर रहा है, हमारी देश की घरेलू सीमा के अंदर। इसी प्रकार कोई विदेश का व्यक्ति यहां आकर पैसा कमा रहा है, यहां आकर कोई कॉलेज खोल देता है, कोई हॉस्पिटल खोल देता है, कोई बैंक खोल देता है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। भले वो विदेश का है, लेकिन सेवा दे कहां रहा है, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर, तो हमारी जीडीपी में आएगा। इसी प्रकार भारत का कोई व्यक्ति बाहर जाकर कोई फैक्ट्री डालता है, तो उससे जितना भी उत्पादन होगा, चाहे वो यूके, अमेरिका, जर्मनी, जापान कहीं भी खोले, तो वो हमारी जीडीपी में नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका उत्पादन होगा वो उसी देश में होगा और वो उसी देश की जीडीपी में आएगा। तो ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आना चाहिए कि जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, सेवा जैसे हमारा भारत का है, तो वो सेवा कहां देता है, जैसे उसको कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, अगर उसको कोई जापान जाना, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, तो वो सेवा तो यहाँ के व्यक्ति को जापान लेके जाएगा, तो वो तो बाहर जा रहा है। देखिए ऐसा समझिए कि जैसे भारत में कोई राजस्थान की बस है, अगर उसमें हरियाणा का व्यक्ति भी बैठ रहा है, तो हरियाणा उसको छोड़ के जाएगी, लेकिन वो सेवा कौन दे रहा है, वो राजस्थान की सेवा के अंदर आएगी। भाई राजस्थान की तो बस है वो। इसी प्रकार भारत की कोई एरोप्लेन है, अगर वो विदेश के व्यक्ति को विदेश जाके छोड़ रही है, तो वो उसको सेवा वहां, मतलब उसको सेवा वहां छोड़ने का काम कर रही है, लेकिन उस सेवा का उत्पादन कहां हो रहा है, हमारे देश के अंदर। भाई को विदेश की सेवा थोड़ी ना है, बस वो उसको वहां पे जाके पहुंचा रही है, लेकिन उत्पादन कहां हो रहा है, देश के अंदर। तो हो गया। देखिए अब हम निकालते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी आखिर होती क्या है। देखिए एक उदाहरण से समझिए कि हमारा भारत देश है, इसमें 2000 वर्ष में केवल एक ही फैक्ट्री है, कौन सी, ब्रेड की फैक्ट्री, जो ब्रेड बना रही है और ब्रेड बेच रही है, यानी कि ब्रेड का उत्पादन कर रही है। ठीक है, उस वर्ष यानी कि 2000 वर्ष में ब्रेड की कीमत है 10 रुपए। हर साल ये लगभग यानी कि 100 ब्रेड है ना, 100 ब्रेड का उत्पादन कर रही है। अगर एक ब्रेड की कीमत 10 रुपए है और 100 ब्रेड बना रही है, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, बाजार मूल्यों पर उन सभी वस्तुओं का योग। अब ये भारत देश के अंदर ही उत्पादित हो रही है, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, एक का मूल्य 10 है, तो 100 का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 1000। भाई एक अगर 10 रुपए में बिक रही है, तो 100 कितने में बिकेगी, 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए हमारी जीडीपी हो जाएगी। क्यों, कौन से वर्ष, 2000 में। ठीक है, अब हमने अगले वर्ष की जीडीपी निकाली, यानी कि 2001 की। 2001 में क्या हुआ, जो ब्रेड की कीमत है वो 1 रुपया बढ़ गई, कितनी हो गई, 11 रुपये। और संख्या कितनी है, अब जो फैक्ट्री पहले 100 ब्रेड बना रही थी, वो फैक्ट्री अब कितनी ब्रेड बना रही है, 110 ब्रेड। तो अब हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, अगर एक ब्रेड 10 रुपए में बिक रही है, तो 110 ब्रेड कितने में बिकेगी भाई, तो 11 इंटू 110 गुणा करेंगे इसको, 11 11 121 10। 2001 में हमारी जीडीपी हो जाएगी 1210। वर्ष 2000 में हमारी जीडीपी थी 1000। अब हमने देखा कि भाई 1000 से हमारी जीडीपी 1210 हो गई। अब हम जीडीपी को किसके लिए जानते हैं, अगर भाई जीडीपी बढ़ती है, एक तौर पे मानिए कि जीडीपी में क्या बताती है, जीडीपी हमें बताती है कि उत्पादन कितना हो रहा है। इसका मतलब अगर जीडीपी बढ़ी तो क्या बढ़ा होगा, उत्पादन बढ़ा होगा, तभी जीडीपी बढ़ी होगी। अगर जीडीपी घटी तो इसका मतलब उत्पादन कम हुआ होगा। तो देखते हैं आखिर उत्पादन कितना बढ़ा और जीडीपी कितनी बढ़ी। देखिए जीडीपी 1000 से 1210 हुई, तो जीडीपी कितनी बढ़ी, 1210 माइनस 1000,
तो जीडीपी बढ़ी 0,120 यानी कि 210 रुपए जीडीपी बढ़ गई। कितना प्रतिशत बढ़ी? 1% 10 रुपए के बराबर है तो 10 का भाग दे देते हैं इसमें। 210 में अगर 10 का भाग देते हैं 0 से 0 यानी कि 21%। 21% हमारी जीडीपी है ना वो बढ़ी है। खुश हो गए भाई, हमारी जीडीपी 21% बढ़ गई। अगर जीडीपी 21% बढ़ी है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं ना भाई, उत्पादन भी 21% ही बढ़ा होगा। सही है ना, क्योंकि जीडीपी में क्या बताती है कि उत्पादन। अब देखिए आप, वर्ष 2000 में हमारा उत्पादन था 100 ब्रेड उत्पादन, यानी कि 100 ब्रेड हम बना रहे थे। लेकिन 2001 में हमने बनाई 110 ब्रेड। ब्रेडों का उत्पादन तो 100 से 110 ही हुआ है, तो उत्पादन एक्चुअल में कितना बढ़ा? 100 से 110 हुआ तो 10%। तो जीडीपी भी 10% ही बढ़नी चाहिए ना भाई, लेकिन जीडीपी 21% बढ़ रही है। तो देखिए जीडीपी आखिर किन चीजों से बढ़ रही है। पहली तो जीडीपी क्यों बढ़ी? यहां कीमत 10 रुपए थी और यहां 11 हो गई, तो पहला कारण तो हो गया कीमत की वजह से, दूसरा कारण उत्पादन की वजह से। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब हम जीडीपी को निकालना इसलिए चाहते हैं कि भाई हमें जीडीपी क्या बताए कि उत्पादन कितना हुआ, हमें मूल्य ना बताए, हमें तो केवल ये बताए। अगर हम जीडीपी जैसे मान लो 1% बढ़ी है तो हम सीधा अंदाजा लगा लें कि भाई हाँ 1% उत्पादन बढ़ा होगा। लेकिन यहां तो कुछ और ही है, जीडीपी 21% बढ़ी है लेकिन उत्पादन 10% ही बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ष 2000 की जो कीमत है ये 10 रुपए, अगर यही कीमत मैं इधर भी कर दूं, यानी कि इधर की कीमत को मैं 11 न माने और 10 मान लूं, चाहे 2001 में जो 2001 वर्ष उसमें ब्रेड 11 रुपए की बिक रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उस कीमत को क्या माने? 10 रुपए। अगर हम उस कीमत को 10 रुपए मानेंगे, देखिए इधर कीमत 10 रुपए होने से और 100 ब्रेड के उत्पादन होने से हमारी जीडीपी हुई 1000 रुपए। अगर इधर भी कीमत 10 रुपए है, जैसे हमने कीमत 10 मान ली, अब अगर जीडीपी यानी कि उत्पादन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जो जीडीपी है ना वो केवल किसको बताएगी? उत्पादन को। अब देखिए कैसे, जैसे हम इधर कीमत 10 रुपए कर देते हैं तो अब हमारी जीडीपी कितनी आएगी? अगर हम कीमत को कर देते हैं 10 रुपए तो हमारी जीडीपी क्या जाएगी? 110 उत्पादन हो रहा है, 10 रुपए कीमत। ये कीमत कौन से ले रहे हैं? जिस वर्ष से हम तुलना कर रहे हैं। तो जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1100 रुपए। ठीक है, 1100 रुपए। अब हम ये मान सकते हैं कि जीडीपी में परिवर्तन केवल एक चीज के कारण हुआ है। किसके कारण? उत्पादन के कारण। और यही तुम चाहते हैं कि भाई जीडीपी में केवल उत्पादन बताए। अगर जीडीपी बढ़ी है तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई हाँ उत्पादन बढ़ा होगा, अगर जीडीपी घटी है तो हम ये समझ जाएंगे कि उत्पादन घटा होगा। देखिए 1000 से जीडीपी कितनी हो गई? 1100। तो जीडीपी कितनी बढ़ी? 100 अंक। 1% किसके बराबर? इसका 10 रुपए के बराबर। तो 10 का भाग देने पर 10%, यानी कि जीडीपी भी 10% बढ़ी है और उत्पादन भी 10% ही बढ़ा है। तो अब जीडीपी क्या बता रही है? उत्पादन। तो यही हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्लियर करता हूं कि है क्या। देखिए हम क्या करेंगे, जिस वर्ष से हमें जीडीपी की तुलना करनी है इस वर्ष को बोलेंगे आधार वर्ष। भाई किसी न किसी चीज को तो आधार मानना होता है ना, तो इसको मानते हैं आधार वर्ष। ये 2000 हमारा आधार वर्ष उदाहरण में है ना। इसकी जो कीमत है इसको हम स्थिर मान लेते हैं। स्थिर मानने का मतलब आगे जितने भी वर्ष की हम जीडीपी निकालेंगे उन सभी वर्षों में इसी कीमत को रखेंगे, चाहे उस वर्ष चालू कीमत कुछ भी हो, चाहे उस वर्ष ब्रेड अगर 12 रुपए की भी बिक रही है तो हमें इससे मतलब नहीं है। हम उस वर्ष की जीडीपी कैसे निकालेंगे? कीमत को 10 रुपए मानकर।
चाहे 2001 की निकाले, 2 की निकाले, 3 की निकाले, इससे क्या होगा, अगर जीडीपी परिवर्तित हुई तो हमें क्या बताएगी, उत्पादन को। ठीक है, देखिए इधर की कीमत 10 रुपए थी, तो हमने 2001 की जो जीडीपी निकाली, किस कीमत को, 10 रुपए वाली कीमत को, तो इसको बोलते हैं स्थिर कीमत। देखिए जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी, इसको बोलते हैं चालू कीमत पर जीडीपी, इसको बोलते हैं स्थिर कीमत पर जीडीपी। रियल जीडीपी, देखिए स्थिर कीमत पर हमने जीडीपी निकाली, स्थिर कीमत कौन सी थी, 10 रुपए। यानी कि अगर कोई आधार वर्ष है, हमारा 2000 आधार वर्ष था, तो उस आधार वर्ष की कीमत जब हमने इस पे लागू की, यानी कि इस आधार वर्ष की कीमत जब हमने 2001 वर्ष पर लागू की, तो जो हमारी जीडीपी आई उसको बोलते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि वही तो हमें वास्तव में उत्पादन को बता रही है कि भाई जीडीपी इतनी बड़ी है तो उत्पादन भी इतना ही बड़ा होगा। इसे बोलते हैं स्थिर कीमत पर जीडीपी। स्थिर कीमत कौन सी है, जो पीछे हमने स्थिर कीमत मानी थी 10 रुपए, उस कीमत पर ही तो हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो इसे कौन सी जीडीपी बोलते हैं, स्थिर कीमत पर जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी कितनी आई थी, 1100 रुपए। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब नाम मात्र की जीडीपी। चालू कीमत पर जीडीपी जो हम निकालते हैं, चालू कीमत कौन सी है, चालू कीमत वो होती है जिस मूल्य पर अभी वस्तु बिक रही है। जैसे पहले 10 पर बिक रही थी लेकिन अब 11 पर बिक रही है, तो 11 को कीमत मानकर हम जो जीडीपी निकालेंगे उसे बोलेंगे चालू कीमत पर जीडीपी। इसे एक मौद्रिक मूल्य पर जीडीपी भी बोलते हैं, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, मौद्रिक जीडीपी भी बोलते हैं इसको। एक नॉमिनल जीडीपी हो गया, चालू कीमत पर जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, और एक नाम मात्र की जीडीपी। नाम मात्र की, केवल नाम मात्र की, ये नाम मात्र की जीडीपी। भाई देखो नाम मात्र की जीडीपी कितनी आई थी, 1210। ये जीडीपी में ये थोड़ी ना बता रही है कि हमारा देश उत्पादन में इतना आगे हो गया है, ये कौन बता रही है, रियल जीडीपी। अब हम जो जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखिए हमारी जीडीपी पहले 1000 थी, अब हो गई वास्तविक जीडीपी कितनी, 1100, तो कितनी बढ़ी, 10%। तो यही हमारी जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी कि जीडीपी आखिर कितना प्रतिशत बढ़ी। जो आधार वर्ष होता है उसकी, यानी कि उससे उसकी तुलना की जाती है, आधार वर्ष से, जो आधार वर्ष की जीडीपी है उस वर्ष की जीडीपी की तुलना की जाती है जिस वर्ष की हम, जैसे 2001 है तो 2001 वर्ष की जो रियल जीडीपी होगी इस वर्ष की जीडीपी की तुलना करेंगे। जैसे 1100 है इसकी, तो 1100 की तुलना 1000 से करेंगे, कितनी बढ़ी, तो 10% बढ़ गई। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिर नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है। नॉमिनल जीडीपी को अगर ये काम ही नहीं आती तो उसको, देखिए आधार वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जिस वर्ष के सापेक्ष हम अन्य वर्षों की जो जीडीपी है उनकी तुलना करेंगे। भाई इसकी जीडीपी है, अब अन्य वर्षों की जो जीडीपी है वो आखिर कितनी बढ़ी, इससे तुलना करेंगे। भाई इससे तो तुलना की थी, आधार वर्ष की जो कीमत है, इसकी जो कीमत है उसी को लेकर, यानी कि उसी को स्थिर मानकर अन्य वर्षों पर उस कीमत को लागू करेंगे, तो हमें कौन सी जीडीपी मिल जाएगी, रियल जीडीपी। और जब हम उस वर्ष की ही कीमत को, यानी कि उस वर्ष में जो चालू कीमत है जिस पर वस्तुएं बिक रही है, तो उस कीमत पर हम जीडीपी निकालेंगे तो उसे बोलेंगे चालू कीमत पर जीडीपी, यानी नाम मात्र की जीडीपी। जैसे आप यहां पे समझिए कि 2000 वर्ष में जो हमारी जो कीमत थी वो 10 रुपए थी, लेकिन 2001 में क्या हो गई, 11।
तो हमने रियल जीडीपी कैसे निकाली 2001 में? कीमत को हमने क्या मान लिया? 10 रुपए। 10 रुपए कीमत मानी और उत्पादन कितना हो गया? 110। तो जो जीडीपी मिली वो रियल जीडीपी। और जब हम कीमत को 11 मानते हैं, 11 वाली कीमत कौन सी? चालू कीमत, जो अभी कीमत है। ये तो थी स्थिर कीमत, ये तो स्थिर कीमत पर जीडीपी बोलते हैं इसको। कौन सी जीडीपी? स्थिर कीमत पर। भाई इसकी कीमत तो हमने स्थिर कर दी ना। कौन सी कीमत ली हमने इसमें? आधार वर्ष वाली। इसमें कौन सी कीमत ली? 11 रुपए, यानी कि जो कि हमारी चालू मूल्य पर चालू वर्ष 2001 में थी। तो इससे जो जीडीपी मिली उसे बोलते हैं नाम मात्र की जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखिए जो रियल जीडीपी थी वो तो हमें बता रही है कि हमारा देश कितना उत्पादन बढ़ा, देश में उत्पादन कितना बढ़ रहा है। पहले 1000 था, अभी 1100 हो गया, तो उत्पादन कितना बढ़ा? 10%। इससे तो हम जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो निकाल सकते हैं। 1000 से 1100 हुआ तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 10%, यानी कि 10% जीडीपी बढ़ गई। तो रियल जीडीपी तो इस काम में आती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? अब आप ध्यान दीजिए कि आधार वर्ष में कीमत थी 10 रुपए, ठीक है। 2001 जो वर्ष उसमें हो गई हमारी कीमत 11 रुपए। अगर हमारी जीडीपी 1100 रुपए आती है तो मैंने इसमें कौन सी कीमत मानी है? 10 रुपए। यानी कि अगर जीडीपी 1100 आती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये मान सकते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ी है, कीमतें अभी भी क्या है? 10 रुपए है। जितना 2000 में थी 2000 वर्ष में, उसी उतनी ही कीमत 2001 में भी है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, ठीक है। लेकिन हमारी जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी कितनी प्राप्त हुई है? 1210। और ये परिवर्तन क्यों हुआ? एक्चुअल में ये आना चाहिए, लेकिन ये क्यों आया? ये किसमें आया है? क्यों आया? कीमत में परिवर्तन के कारण। ये वाली जीडीपी और ये वाली जीडीपी दोनों में अंतर क्यों आया? कीमत के कारण। अब कीमत के कारण अगर हम ये निकाल लें कि भाई इसके सापेक्ष ये कितनी बढ़ी, तो ये मिल जाएगा कि कीमत कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी बढ़ी। भाई जीडीपी कब बढ़ी? 1210 कब आया? जब मूल्य बढ़ा। और मूल्य किसका? वस्तुओं का ही तो बढ़ा है। तो वस्तुओं का बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ी। अगर ये ज्यादा बढ़ा, यानी कि ब्रेड की कीमत जैसे 15 हो जाती है, तो पहले तो 10 अब 15, महंगाई ज्यादा बढ़ गई ना। तो एक तरह से हम नाम मात्र की जीडीपी से महंगाई दर को भी कुछ बता सकते हैं, उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए एक चीज निकालते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर या अपस्फीति कारक। देखो ये हमें क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर, इसको पहले निकालते कैसे हैं और ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्या बताता है कि महंगाई कितने परसेंट बढ़ी है। कैसे निकालेंगे इसको? स्थिर कीमत पर जीडीपी, स्थिर कीमत पर जीडीपी और चालू कीमत पर। इंटू 100। जैसे स्थिर कीमत पर जीडीपी कितनी थी 2001 में? स्थिर कीमत कौन सी थी? 10 रुपए। तो 10 रुपए मारकर हमने जो जीडीपी निकाली वो कितनी थी? 1100 रुपए। तो यानी कि 1100 रुपए। चालू कीमत पर जीडीपी कितनी थी? चालू कीमत कौन सी थी? 11 रुपए। 11 रुपए पर हमने जीडीपी कितनी निकाली? 1210 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया। 11 का इसमें भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 110। 110 का मतलब क्या है? अगर हम 2000 वर्ष की जो कीमत है उसको अगर 100% माने तो 2001 में हमारी कीमत क्या हो जाएगी? 110%। तो कीमत कितनी बढ़ी? 10%। अब हम देखते हैं क्या वाकई में 10% बढ़ी है। तो देखिए पहले कीमत थी 10 रुपए, अब हो गई 11। कितनी बढ़ी? 1%। कितना बढ़ी? 10 इंटू 100, जीरो का जीरो से, यानी कि 10% बढ़ी है।
तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या बताता है कि महंगाई में आखिर जो महंगाई के कारण जीडीपी में परिवर्तन होता है उस महंगाई को बताता है। भाई कीमत के कारण भी तो परिवर्तन होता है ना जीडीपी में, तो उस कीमत को बताता है कि कितना कीमत परिवर्तन हुई। ये तो हमने समझ लिया नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी का। अब हम ये देखते हैं कि आखिर जीडीपी निकाली कैसे जाती है। ये तो मैंने एक रफ कैलकुलेशन देखी, निकाली कैसे जाती है। देखिए अब हम समझते हैं कि जीडीपी आखिर किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट की जाती है। देखिए जीडीपी का जो समय होता है रियल जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, लेकिन इसको 4 भागों में निकाला जाता है। कैसे? पहले भाग जो होता है 1 अप्रैल से जून तक का, यानी कि इन 3 महीनों में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन सबकी कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मान लीजिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी भी इस प्रकार ही निकाल जाती है। भाई पहले नॉमिनल जीडीपी निकल गई, फिर आधार वर्ष की कीमत को उस पर लागू कर देंगे तो रियल जीडीपी निकल जाएगी। तो नॉमिनल जीडीपी सॉरी रियल जीडीपी निकालते हैं। जैसे 2021-22 में वर्ष किस प्रकार आता है, देखिए समय होता है 1 वर्ष का, लेकिन उसमें 2 वर्ष इंक्लूड हो जाते हैं। कैसे? जैसे 1 अप्रैल से मैं 31 मार्च तक का समय लेना है, तो अगर 2000 का 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, 2000 वर्ष के 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से बाद का समय 2000 वर्ष का आ जाएगा। लेकिन दिसंबर से बाद का समय यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, यह समय किसका आ जाएगा? 2001 का। तो 2000 और 2001 दोनों वर्ष इंक्लूड हो गए ना। इसी प्रकार जीडीपी निकलती तो 1 वर्ष का समय में है, लेकिन इसमें 2 वर्ष इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2021-22 में अप्रैल से जून तक 100 रुपए का उत्पादन हुआ था, लेकिन 2022-23 में 102 रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ है। ठीक है, इन 3 महीनों में। तो इन 3 महीनों के लिए जीडीपी कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ी ना भाई, तो 2% बढ़ गई। ये पहला क्वार्टर 1 है। अब दूसरे क्वार्टर 2 की बात करते हैं अपन। जैसे रियल जीडीपी 2021-22 वर्ष में 80 रुपए मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन 2022-23 में इसी 3 महीने में यानी कि जुलाई से सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसी महीने में 99 रुपए मूल्य का उत्पादन हुआ। तो जीडीपी कितनी बढ़ी? 16 रुपए। और 16 रुपए कितना होता है? यानी कि 20%। 16 रुपए बढ़े तो 20% बढ़ गई। तो यानी कि इस 3 महीने में जीडीपी कितनी बढ़ी? रियल जीडीपी 20% है। इसी प्रकार जो तीसरा क्वार्टर है इसमें भी जीडीपी की ग्रोथ निकाली जाती है। तो रियल जीडीपी 2021-22 में मान लेते हैं कि 100 रुपए थी, 2022-23 में हो गई 105 रुपए। तो जीडीपी कितनी बढ़ी? 5, यानी कि 5 रुपए बढ़ी तो 5% हो गई। ठीक है, तो इस तीसरे क्वार्टर में जीडीपी कितनी बढ़ी? 5%। अब चौथा क्वार्टर बच गया। चौथा क्वार्टर कौन सा? जनवरी से मार्च तक का, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का। तो 2021-22 में जैसे 50 रुपए थी हमारी वस्तुओं का उत्पादन का मूल्य, 2022-23 में हो गया 60 रुपए। देखिए 21-22 की कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं? जनवरी से मार्च तक के समय की, इसी समय की बात कर रहा हूं इस वर्ष में भी, और इस वर्ष में भी 2022-23 के कौन से क्वार्टर में? चौथे क्वार्टर में। चौथा क्वार्टर कब आता है? जनवरी से मार्च तक का। तो इसमें 60 रुपए का मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, तो कितना बढ़ा? 10 रुपए, यानी कि जीडीपी कितनी बढ़ गई? 20%। भाई 10 रुपए बढ़ी ना, 1% 5 रुपए के बराबर है, सॉरी 1% नहीं 10% 5 रुपए के बराबर है, तो 20% 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। पहले क्वार्टर में जीडीपी 2% बढ़ी, दूसरे क्वार्टर में 20%, तीसरे क्वार्टर में 5%, चौथे क्वार्टर में 25%। अब ओवरऑल यानी कि औसत रूप से कितनी बढ़ी? 2021-22 की हम जीडीपी निकालें तो 100 प्लस 80 यानी कि 180, 180 प्लस 100 280, 280 और 50 330, यानी कि 2021-22 में अपनी जीडीपी थी 21-22 में 330। अब 22-23 की बात करते हैं, 102 और 99 प्लस 105, तो इधर जोड़ लेते हैं इसको,
102, 105, 96 और 60। कितने वे? 6 और 5 11, 11 और 2 13 के 3 हासिल में 1, 9 और 6 15 और 1 16 के 4 हासिल में 1, 1 1 2 2 1 3, यानी कि 363। जीडीपी कितनी बढ़ी? 363 हो गई। रियल जीडीपी है ना, तो ग्रोथ निकालेंगे आखिर एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ कितनी है, कितनी प्रतिशत बढ़ी। भाई तो मैंने क्वार्टर के हिसाब से निकाला, लेकिन जो नेट है पूरी टोटल उसमें कितनी बढ़ी, तो कितनी बढ़ी है? 33 बढ़ गई, 33 यूनिट बढ़ी है, यानी कि 33 रुपए बढ़ी है। 10% 33 के बराबर है, इसका 10% 33 रुपए के बराबर है, और बढ़ी कितनी है? 33 रुपए। तो ओवरऑल कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ी है जीडीपी। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 33 इंटू 330 इंटू 100, 33 बटे में 330 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, यहां पे एक जीरो बच गया, 33 से 33 कट गया 10, यानी कि जीडीपी ओवरऑल टोटल रूप से कितनी बढ़ी? 10%। इसी प्रकार जीडीपी निकाली जाती है। अब जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? सीएसओ, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है जो कि जीडीपी को जारी करता है। जीडीपी का आधार वर्ष कौन सा है? किस वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की तुलना की जाती है? तो जीडीपी का आधार वर्ष है 2011-12। 2011-12 के सापेक्ष ही हम जीडीपी की अन्य वर्षों की तुलना करते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे और भी